तो आज हम बात करेंगे द एपोक्लिप्स इज हियर के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चैप्टर 5 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मिनजुन रूम के अंदर तो आ चुका है, लेकिन वो दरवाजे के सामने ही बैठा हुआ था और हानिया लेटे हुए उससे बोल रही थी। उसने इन आवाजों को लगातार 3 दिन तक सुना है, लेकिन उसके बावजूद उसे अभी भी ये आवाजें काफी अनजान और डरावनी लग रही है और साथ ही अपनी माँ को भी याद कर रही थी। और मिनजुन बस ये सब बैठ के सुन रहा था। ऐसे ही पूरी रात कट जाती है और अगले दिन हमें कुछ दूसरे घरों को और वहाँ के ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है। हानिया अभी तक बस सो रही थी और मिनजुन उसे देखते हुए बोल रहा था कि आखिर ये लड़की कितनी देर से सो रही है। उसने कहा तो था कि वो नवाज की वजह से ठीक से सो नहीं पा रही, लेकिन लगता है कि अभी वो काफी अच्छे से सो रही है। फिर कुछ देर बाद हानिया भी अपनी नींद से जाग जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो मिंजन कहीं पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। पूछने पे वो बताता है कि वो छत पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हानिया भी एकदम से डर जाती है और इसे बोलने लगती है, क्या तुम पागल हो क्या? तुमने तो खुद ही कहा था ना, तुम श्योर नहीं हो वहाँ पे और भी ज़ॉम्बीज़ है या नहीं? क्या होगा कि अगर वहाँ पे कोई अचानक से आ जाए तो? जो सुनकर मिंचुन उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अगर वहाँ पे कोई हुआ तो उससे दूरी बना के रखेगा। फिर वो हानिया से भी आने के लिए पूछता है तो हानिया ने एकदम साफ साफ मना कर देती है, जिस वजह से अब उसे अकेले ही बाहर आना पड़ता है और ऊपर जाते हुए नोटिस करता है कि बिल्डिंग का जो मेन डोर है उसके कांच में क्रैक्स आ चुके थे, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये क्रैक यहाँ पे आया कहाँ से, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कोई भी क्रैक नहीं था। पर फिर वो उन सब चीजों को इग्नोर करके ऊपर जाने लगता है तो उसे कोई पीछे से कहता है कि उसे काफी बुरी स्मेल आ रही है। जो सुनकर वो पीछे मुड़ता है तो हानिया न थी, जो कि उसे बोल रही थी कि साथ ही उसे यहाँ पे काफी बुरी फीलिंग भी आ रही है। ये सब सुनकर और हानिया को देखकर वो थोड़ा हैरान तो होता है पर कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं छत के सीन को, जहाँ पे मिंजुन अब उस रूम के अंदर दोबारा आ चुका था और वो बहुत ही हैरानी के साथ उस लड़की के बॉडी को देखते हुए बोल रहा था, ये तो योंग की गर्लफ्रेंड है ना? पर वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही। फिर वो वहीं पे खड़े होके उस लड़की के लिए प्रे करता है और बाहर आता है। तो हानिया ने भी उससे पूछने लगती है कि आखिर अंदर कोई है या नहीं। तो उसे बताता है कि अंदर जो भी थी अब वो जिंदा नहीं है, तो अभी उसके लिए अंदर ना जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। जो सुनकर हानिया थोड़ी परेशान लग रही थी, पर फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों वहीं पे बैठ के बातें कर रहे हैं। मिंजुन बोल रहा था कि अगर उन्हें हेलीकॉप्टर को उनको रेस्क्यू करने के लिए सिग्नल भेजना है तो उन्हें यहाँ पे आग जलानी पड़ेगी। जो सुनकर हानिया भी बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उन्हें आग जलाने की इंतजाम पहले से ही कर रखना होगा, क्योंकि आग जलने में वक्त लेगा और जब तक आग जलेगा तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होगा। और साथ ही उन्हें आस पड़ोस के घरों में और कोई जिंदा है या नहीं ये भी चेक करना चाहिए। इतना बोलकर वो उन घरों की तरफ मुंह करके चीखते हुए पूछने लगती है कि आखिर वहाँ पर कोई जिंदा है भी या नहीं। तो मिंजुन उसे चुप करवाते हुए बोलता है उसे ऐसे चीखना नहीं चाहिए, अगर वो चीखती रही तो ज़ॉम्बीज़ उसके आवाज को सुन लेंगे। जो सुनकर हानि ने भी जवाब देते हुए बोलती है, पर ज़ॉम्बीज़ इतने ऊंचाई पे चढ़ के तो नहीं आ सकते क्यों, है ना? तो मिंजुन जवाब देता है, पर तुम्हें शायद नहीं पता कि नीचे जो मेन डोर है उसके कांच में क्रैक्स आ चुके हैं। मिंजुन बोलता है, हानिया और मैं, हम दोनों को वहाँ पे अकेले ही सरवाइव करना पड़ा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों नीचे आ चुके हैं और अब हानिया थोड़ी इधर उधर की बातें कर रही थी, जैसे कि मिंजुन का MBTI क्या है। तो मिंजुन कहता है कि उसे नहीं पता। जो सुनकर वो बोलने लगती है हंसते हुए कि अरे तुम्हें नहीं पता? सच में मैं अब तक किसी से भी नहीं मिली ऐसी जिन्हें अपना MBTI पता ना हो। अच्छा तुम इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और अगर तुम चलाते भी हो तो जरूर वहाँ पे मुश्किल से 50 फॉलोअर्स होंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ मजा मस्ती करने लायक चीज है भी, जैसे कि कोई हॉबीज या कुछ और? तो मिंजुन उसे जवाब देता है, हाँ गेमिंग। तो हानिया उससे पूछती है कि तुम किस तरीके के गेम्स खेलते हो? तो मिंजुन उससे बोलता है, मैं रेज जेड नाम का एक ज़ॉम्बी गेम खेलता हूँ। जो सुनकर अब हानिया उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, क्या ज़ॉम्बी गेम? पर अभी तो पूरी दुनिया में असलियत में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं, तो मतलब कि तुम्हें अभी ज़ॉम्बी गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है। और फिर वो यहाँ पे कुछ और भी बातें बोल तो रही थी, पर मैं यहाँ पे वो कवर नहीं करूंगी क्योंकि उसकी ये बातें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
और मिंजुन यहाँ पे उसके बातों का जवाब दिए बिना अपने मन ही मन सोच रहा था कि इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक के पहले तक हानिया उसकी तरफ बात करते हुए देखती तक नहीं थी। देखना तो दूर की बात, उसे मिंजुन से बात करना भी कुछ खास पसंद नहीं था। लेकिन अब बस मिंजुन ही अकेला है जिसके साथ वो बात कर सकती है। मैं उस लड़की के साथ अकेला फंस गया जिस पे मेरा क्रश था। क्या ये अच्छी बात है? उसके साथ बैठ के यहाँ पे ऐसे बातें करना, इस बार में बस सोच लेने से ही मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। वैसे तो ये दुनिया अब एक नरक बन चुकी है और हम कल यहाँ पे मर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी ये सब कुछ और मैटर नहीं करता। और जैसे ही ये बातें खत्म होती है तो हानिया भी एकदम अपने पैर से धक्का मार के मिंजुन को पीछे गिरा देती है, क्योंकि हानिया अभी तक उसे लगातार बुलाए जा रही थी, पर मिंजुन से कोई जवाब ना मिलने पे उसे ऐसा लग रहा था कि मिंजुन उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। तो मिंजुन भी यहाँ पे खुद को गिरने से बचाते हुए सॉरी बोल देता है और हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पे हानिया तो आराम से लेटे हुए मजे में कॉमिक पढ़ रही थी और साथ ही वो चीखते हुए मिंजुन को बोल भी रही थी, मिंजुन क्या तुम्हारे कपड़े धोने का काम पूरा हो गया? मैं बहुत ज्यादा भूखी भी हूँ। और हम देखते हैं बेचारे मिंजुन को, जो कि अभी यहाँ पे हानिया के कपड़े धो रहा था और साथ ही गुस्से से उसका चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुका था। और गुस्से में अपने मन ही मन बोल रहा था, मैं कसम खाकर कहता हूँ इस लड़की को मैं यहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। क्या उसने मुझे अपना नौकर समझ रखा है? उसे कम से कम अपने कपड़े तो खुद ही धोने चाहिए। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो चुका है, जिस वजह से मुझे हाथों से ही कपड़े धोने पड़ रहे हैं। पर थैंकफुली अब तक पानी का सप्लाई तो है, मगर हमारा खाना भी काफी जल्दी खत्म हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि मिंजन तैयार होके आता है और हानिया से कहता है कि वो बाहर जा रहा है। जो सुनकर हानिया ने भी उसे कहती है, ठीक है, पर बस आधा घंटा, ज्यादा देर मत करना। अगर तुमने पिछली बार की तरह देर की तो याद रखना मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगी। जो सुनकर मिंजुन हाँ में जवाब देता है और बिल्डिंग से चुपचाप बाहर आके दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो जाते हुए बताने लगता है, मैं अपने आस पड़ोस में पेट्रोलिंग करने निकलता हूँ, लेकिन हाँ, सिर्फ सेफ जगहों पे। इतने दिनों से इन लोगों को ऑब्जर्व करके और स्टडी करके मुझे जितना पता चला है, इन लोगों का बिहेवियर एकदम ज़ॉम्बीज से मिलता है और ये लोग एकदम रेबीज से पीड़ित पेशेंट की तरह है, जो कि सिर्फ जिंदा लोगों पे हमला करते हैं। जो लोग पहले से इन्फेक्टेड है या फिर डेड है, ये लोग उन पे अटैक नहीं करते। हो सकता है कि इनका दूर का नजर भी कमजोर हो, क्योंकि अगर तुम इनसे 50 या 100 मीटर से थोड़ी ज्यादा दूरी बना लोगे तो फिर ये लोग तुम्हें देख नहीं पाते। हालांकि ये चीज हर किसी पे लागू नहीं होती। ये लोग साउंड्स को लेकर भी काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हल्की आवाज ये लोग सुन लेते हैं और साथ ही दिन के वक्त रात के मुकाबले इनका तादाद 2 से 3 गुना कम होता है। ऐसा लगता है कि ये लोग सूरज की रोशनी से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। हाँ, यही वजह है कि तुम्हें रात के वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है कि ये बस मेरा इमेजिनेशन हो, लेकिन फिर भी अगर सिर्फ गेम की सेटिंग्स को छोड़ दिया जाए तो ये लोग उस गेम से काफी ज्यादा मिलते हैं। शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है, कुछ दिन पहले तक भी वो गेम काफी ज्यादा खेलता था। ये बस एक कोइंसिडेंस ही होगा, लेकिन फिर भी किसी तरीके से ये इन्फेक्टेड लोग उस गेम से कनेक्टेड तो है। ऐसा है फिर तो ये बस शुरुआत है, बहुत जल्दी ये दुनिया खत्म होने वाली है। और फिर हम देखते हैं हानिया को, जो कि घर पे बैठ के अब बोल रही थी कि उसने सारे कॉमिक बुक्स पढ़ के खत्म कर दिए और अब वो काफी बोर हो रही है। फिर वो घर की तरफ देखकर अब थोड़ा गुस्से में बोलती है, ओ बेवकूफ, आखिर अब तक घर क्यों नहीं आ रहा? आजकल वो मेरी बातें काफी कम सुनने लगा है। लगता है आज घर आने के बाद उसे अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसे बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जो सुनकर वो कहती है, आज फिर से हेलीकॉप्टर की आवाजें आ रही है, लेकिन फिर भी इसका क्या फायदा? हमने छत पे जाके उन्हें आवाज लगाया, यहाँ तक कि आग भी जलाया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया। और ऐसे ही घर पे अकेले रहते हुए हानिया को थोड़ा और वक्त बीत जाता है और अब हानिया थोड़ा चिंता में आने लगती है। वो मन ही मन बोलने लगती है कि आखिर मिंजुन वापस क्यों नहीं आ रहा, कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया ना।
और अब उसका टेंशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब वो अपने घर पे ही टहलते हुए बोलने लगती है, मिंजुन को यहाँ से गए हुए आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, कहीं इन्फेक्टेड लोगों ने उनके ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, बस एक बार आज वो वापस आ जाए फिर उसे अच्छे से समझाऊंगी। इस हरामजादे को तो तब तक बातें समझ में ही नहीं आती जब तक कि इसे मार ना पड़े। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, जबकि इसे पता है कि बाहर कितना ज्यादा खतरा है। अगर कल से इसने बाहर जाने के बारे में सोचा भी ना तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि अब तक शाम हो चुकी है और सूरज भी ढलने वाला था और हानिने की भी हालत डर और फ्रस्ट्रेशन से इतना ज्यादा बुरा हो चुका है अब तक। वो रोते हुए बोलने लगती है, मिंजुन कहीं तुम मर तो नहीं गए ना, प्लीज वापस आ जाओ, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। उसने कहा था कि रात के वक्त वो इन्फेक्टेड लोग ज्यादा आते हैं, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती है क्योंकि वो घर के बाहर अकेले निकलने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, खास करके रात के वक्त। तो वो बस अपने सर को नीचे कर लेती है और रोते हुए एक ही बात बार बार दोहराने लगती है कि मिंजुन तुम प्लीज वापस आ जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर तभी उससे रूम के बाहर से कुछ आवाज आती है जो सुनकर कहीं न कहीं वो डर तो गई थी, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखती है तो मिंजुन था जो कि दौड़ते हुए घर के अंदर आ रहा था और वो हानिने को कुछ देखने के लिए बोल रहा था। पर तभी वो हानिने को देख के रुक जाता है कि उससे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। वो बस हैरानी भरी नजर से हानिना को देख रहा था क्योंकि हानिना जो थी अभी उसके सामने रो रही थी। वो रोते हुए उससे बोलने लगती है, तुम हरामजादे, तुम कितने देर से बाहर हो, तुम्हें पता भी है क्या तुम सच में मरना चाहते हो? और इतना बोलते ही वो मिंजुन की तरफ आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए। तो मिंजुन भी उसे रोकते हुए बोलने लगता है, अरे अरे बस तुम रुक जाओ, पहले ये देख तो लो। फिर वो एक लेफलेट हानिने को दिखाते हुए कहता है, कुछ वक्त पहले एक हेलीकॉप्टर से ये बहुत सारे बांटे गए थे और मैं इनको ही ढूंढते हुए वहां तक गया था जहाँ पे वो लोग उतरे थे, और यही वजह है कि आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। जो सुनकर अब हानिना उस लेफलेट को अपने हाथ पे लेकर देखती है और कहती है, क्या इसकी वजह से? क्या बकवास है। और यहीं पे ये कहानी खत्म होती है और अब हम मिलेंगे इसके अगले चैप्टर में।